अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूं। स्टूडेंट, आपको पता है कि चैप्टर 9 जो है वो हमारा शुरू हो चुका हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ सी, और उसके टॉपिक जो है वो हम कवर कर रहे हैं। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स में डिक्लेयरिंग, डिफाइनिंग और वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना, ये हमने लॉजिकली देखा था, थ्योरी में देखा था, और फिर मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर की मदद से ये काम सारा करके भी बताया था। तो अब जो है 2-3 लेक्चर जो हैं ये अब थ्योरी के हम कवर करेंगे, और फिर ये टॉपिक्स के बाद फिर दोबारा मैं सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये टॉपिक जो है ये हमारा ये चैप्टर 9 में अब ये कांस्टेंट का टॉपिक है। कांस्टेंट का टॉपिक, फिर डाटा टाइप का टॉपिक, ये हमारा चलेगा। कुछ बातें करने के बाद जो है, कुछ टॉपिक्स करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर में अप्लाई करके बताऊंगा। तो अल्लाह ताला हम पे करम करे, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, और अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के तहत जो है ज़िंदगी गुजारें। तौबा इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, दरूद पढ़ें और दुआ करें कि पूरी दुनिया से ये वबा सारे इंसानों, सारे जानदारों से ख़त्म करे। अल्लाह ताला में हिदायत अता करे, ईमान अता करे, इस्तकामत अता करे, और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो। आपसे प्रॉपर लेक्चर जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है ये ICS सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर 9 और एलिमेंट्स ऑफ सी जो है ये चैप्टर का नाम है। आपकी तरफ से जो मेजर आ रहे हैं वो लिंक्स की बात की जा रही बार बार, और जो लिंक्स जो है मैंने स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी कर रहा हूँ, आपके जो रिमार्क्स हैं उस पर मैंने रिप्लाई भी किया है, और जो है लेक्चर्स का कहा वो तो आपको ये स्टेप्स दोबारा प्रीवियस सेशन में हमने ये स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, डिबगिंग दोबारा रिपीट किया। अब हम जो ये लिंक जो है आपको ये कहा कि लिंक्स भी अब मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। स्टार्ट में ये देखें, ये लिंक्स फिर दोबारा है, आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करें, अप्लाई करें। टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट करना है। अब 1-2 टॉपिक जो हैं थ्योरी हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर की मदद से इसको अप्लाई करते रहेंगे। तो आप अटैच होते रहें, जल्दी अटैच हों, साथ साथ अटैच हों, और ये अब वर्किंग करते हुए जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप शेयर करें। नॉर्मली आप अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप अपनी ज़रा बढ़ाएँ। ठीक है, अब कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट आपको वैसे ही पता है कि कांस्टेंट जो है वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन उसमें वैल्यू आप जो रखवा देते हैं ना, बस वैल्यू वही रहती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको पता है। एक्सेप्ट दैट देयर वैल्यू नेवर चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वंस डिफाइन। एक दफ़ा बना दिया तो वैल्यू बता दी तो बता दी, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। सी कांस्टेंट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Constant in C are the fixed values that are used in a program and its value remains the same during the entire execution of the program। ठीक है, constant जो हैं वो लिटरल्स भी हैं। लिटरल्स का मतलब है कि आप जो एक करेक्टर जो है वो एक करेक्टर या एक मैसेज वो भी आप फिक्स कर सकते हैं कि भाई ये एक करेक्टर है, जैसा ग्रेड है, A ग्रेड आ गया, भाई ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इस तरीके से जो कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स मैसेज वो भी ठीक है, कॉन्स्टेंट है। इट कैन एनी ऑफ द टाइप। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स यूजिंग ओनली अपर केस नेम्स। ठीक है, यही हम बात कर रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में जब सॉफ्टवेयर हाउसेस में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली अगर कोई नाम कैपिटल में आया था तो वो पहले पता चलता कि नाम कैपिटल में है, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेक्ट करना कि अभी कॉन्स्टेंट है ना, सारों के सी लैंग्वेज में स्मॉल केस यूज़ करना होता है ना, तो अगर हम स्मॉल केस यूज़ कर रहे हैं, वही वेरिएबल का नाम है, वही कांस्टेंट का नाम है, तो कैसे पता चले कि ये, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो अगर हम अपर लेटर्स में नाम रखते हैं तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये हमारे पास कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इसलिए वेरिएबल का नाम फिर अपर केस में नहीं रखा जाता क्योंकि कांस्टेंट ही होता है। ये एक कन्वेंशन है, नॉर्मली ये एनवायरनमेंट एरर नहीं देता, लेकिन यही हैबिट है, यही इसी को फॉलो ही किया जाता है, एक किस्म का ये रूल ही बना हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे थे। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है और न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इसके भी आगे मज़ीद 2 सब टाइप्स हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट रखवा सकते हैं या नहीं रखवा सकते। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक हमारे पास है इंटीजर कांस्टेंट,
न्यूमेरिक वैल्यूज़ है लेकिन उसमें फ्रैक्शन पार्ट डेसिमल पॉइंट नहीं है। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर काउंटेड। अब इसमें हमारे पास जो है, अब इसके अंदर न्यूमेरिक कांस्टेंट के जो मज़ीद जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट होगा उसके अंदर। इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, कम अज़ कम 1 डिजिट तो ज़रूर होगा ही होगा। अगर आप 0.5 करते हैं तो उसमें 0 भी तो 1 डिजिट आ रहा है डॉट से पहले। इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट, 1 डिजिट लाजमी होना है, डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं होगा, यानी क्योंकि न्यूमेरिक कांस्टेंट है ना, इंटीजर कांस्टेंट है, और इंटीजर कांस्टेंट में डॉट के बाद कोई वैल्यू, डॉट या डॉट के बाद वैल्यू नहीं होगी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कम से कम 1 डिजिट है, डॉट नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट, रियल वैल्यूज़ नहीं होगी, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कोई कॉमा ब्लैंक जो है वो अलाउ नहीं है इंटीजर कांस्टेंट में। फिर अगर कोई साइन आप कांस्टेंट से पहले अगर नहीं लगाते, उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर 5 लिखा है तो 5 से पहले प्लस का साइन जो है लिखना ज़रूरी नहीं है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये प्लस पॉजिटिव ही है, तो प्लस लिखें या ना लिखें इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। अब इसमें जो INT की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आगे हमारा टॉपिक डाटा टाइप का होगा, डिटेल टॉपिक होगा। तो उसके अंदर अब ये जो इसके अंदर जो रेंज है वो रेंज हमारे पास फिक्स है। ये रेंज है -3 to 768 नेगेटिव से पॉजिटिव 3 to 767 तक ही इसकी वैल्यू होगी। यानी जो आप C लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली INT इंटीजर की अगर आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एग्जैक्टली डाटा टाइप के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस हो जाएगा, तो इसकी एक रेंज भी है कि लाजमी इसी रेंज के अंदर अंदर ही वैल्यू होगी, -3 to 768 से +3 to 767। अब जो है कुछ रूल्स जो होते हैं, रूल्स पे आर्गूमेंट नहीं होता, रूल्स ऐसे ही आपको फॉलो करना है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर आप बहस करते रहेंगे ये क्यों है वो क्यों है, तो उसमें जो है लॉजिक तो फिर भी निकल आता है, लेकिन फिर कुछ रूल्स हैं। जिस तरीके से आप देखें इंग्लिश आप पढ़ते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हुए कभी क्वेश्चन किया कि सर ये ए की तरह क्यों लिखते हैं, ए की ये शेप क्यों है, आप इस तरह क्यों नहीं लिखते। अब वो काम करने के लिए कुछ वर्किंग तो होती है ना, तो बेसिक रूल्स को जहन में रख के जो किया जाता है। सर 1 की तरह लिखते क्यों हैं, 2 की तरह क्यों लिखते हैं, सिंबल ये क्यों है, मुंह से ये फ्रीक्वेंसी ये आवाज़ क्यों निकालते हैं। तो ये जो है ज़ाहिर है ये वर्किंग करने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, बोलने के लिए लिखने के लिए, तो उसको फॉलो करना है। तो इसलिए जो है दोबारा फिर हम पिछले लेवल पे चले जाएं, फिर हम दोबारा रूल्स सोचें बनाएं, हर एक को पता चले। इसलिए जो भी इंजीनियर्स होते हैं उस लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने वर्किंग के साथ ही रूल्स बनाए होते हैं और फिर आगे उसको यूज़ किया जाता रहता है, ठीक है। अब हमारे पास सम एग्जांपल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट क्या है, ये देखें 97, 567, -155, -45, ये सारे इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल्स। फ्लोटिंग पॉइंट जो है कि ये भी हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट ही है, उसकी सब टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट आप न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे, लेकिन उसमें आप डेसिमल पॉइंट भी फ्रैक्शन भी बता सकते हैं। तो ये है हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसकी सब टाइप, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट और फिर ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड। इट कंटेन्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके क्या हैं, इसमें भी कम से कम 1 डिजिट होगा, फिर इसमें डेसिमल पॉइंट भी होगा, उसके बाद इसमें भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अगर वही बात है कि अगर कोई आप इंटीजर इससे पहले अगर कोई साइन प्लेस नहीं करेंगे, प्लस माइनस की बात की जा रही है, तो उसका मतलब कोई भी साइन नहीं लगाया तो उसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू ही है। उसके बाद कॉमास और ब्लैंक जो हैं इसमें इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। फिर इसकी एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल जो इसकी हैं वो है जी 45.65, 11.43, -17.69, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ये जो एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ये
करेक्टर कांस्टेंट्स। अब करेक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक करेक्टर कीबोर्ड से कोई एक की प्रेस करेंगे, कोई भी एक की, सिंगल, ठीक है। एनी करेक्टर विद इन रिटर्न विद इन सिंगल कोटेशन मार्क। और ये भी ज़हन में रख लें कि अगर करेक्टर कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्वेश्चंस में, ये एमसीक्यूज़ में करेक्टर कांस्टेंट तो लाजमी वो सिंगल कोट में लिखेंगे, डबल कोट में नहीं, ये रूल है। करेक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही करेक्टर कीबोर्ड से कोई यूज़ कर सकते हैं और वो लिखेंगे भी सिंगल कोट में ही, ठीक है, डबल कोट में नहीं। इज़ नोन एज करेक्टर कांस्टेंट। इट कंटेन्स फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। करेक्टर कांस्टेंट इज़ अ सिंगल अल्फ़ाबेट, ठीक है जी, अल्फ़ाबेट तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रख लें अगर डिजिट लिखते हैं ना सिंगल कोट में भी, सिंगल कोट में, तो वो भी करेक्टर कांस्टेंट होगा। तो ये कोई न्यूमेरिक नहीं, क्योंकि न्यूमेरिक होगा तो सिंगल कोट क्यों लगाया आपने, ठीक है। तो इसलिए सिंगल डिजिट, सिंगल स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर दी, लिख ली और इसमें पहले और आखिर में सिंगल कोट आपने स्टार्ट और एंड किया, तो वो करेक्टर कांस्टेंट होगा। उसको एज ए करेक्टर जो डील किया जाएगा। अगर आप प्लस माइनस की कमांड देते हैं तो वो, क्योंकि ये करेक्टर कांस्टेंट है तो वो उसकी डिजिट नहीं है, न्यूमेरिक डिजिट नहीं है, तो उसके एस की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा। यानी 5 + 6 अगर आप करते हैं तो 5 आपने सिंगल कोट में लिखा है, 6 भी सिंगल कोट में एंड स्टार्ट और एंड किया है, तो 5 और 6 से 11 आंसर नहीं आएगा, बल्कि एस की कोड, 5 का एस की कोड और 6 के एस की कोड को ऐड करके आंसर दिया जाएगा। तो इस बात को ज़हन में आप रखेंगे। अब मैक्सिमम इसकी लेंथ क्या होगी, एक ही होगी बस, दो नहीं हो सकते। यानी सिंगल कोट में आप दो करेक्टर, सपोज़ ए और बी सिंगल कोट के स्टार्ट एंड में ये नहीं लिख सकते, सिर्फ एक सिंगल करेक्टर 1 ही इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ होगी। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो हैं अगर आप उसकी बात करते हैं तो वो डबल कोट्स में लिखे जाते हैं, करेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोट में, ठीक है। अब वो देखें हेलो वर्ड जो था, हमने जो मैसेज लिखा, हेलो वर्ड में एक ज़्यादा करेक्टर्स हैं ना, तो किस में लिखे थे, डबल कोट्स में, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये ज़हन में आप रखेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स अब ये देख लें, इस पर तवज्जो करें। और मैं ये बार बार इसकी डायरेक्शन की बात करता हूँ तो ये एरर नहीं है इसमें। अगर सिंगल कोड अगर आप टाइपिंग करते हैं, ये डबल वर्ड के वाले से सिंगल कोड की डायरेक्शन इधर इधर है, लेकिन जो हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें डायरेक्शन इसकी ये स्टार्ट वाली ही होती है, ठीक है। तो ये एरर नहीं है, ये इसको कोई एरर नहीं है कि ये करेंगे कि जी आपने ये लिखना है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। अदरवाइज़ ये सिंगल कोड की डायरेक्शन जो है एक ही साइड पे होती है जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। नॉर्मल टाइपिंग के अंदर इसकी डायरेक्शन इस तरह आ जाती है, लेकिन ये सिंगल कोड की डायरेक्शन एक ही साइड पे होती है, ठीक है। तो ये अगर सी लैंग्वेज का वर्जन आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो बस मेन ये है कि सिंगल कोड में सिर्फ डी लिखा हुआ है, सिंगल कोड में वाई लिखा है, सिंगल कोड में एफ लिखा है, सिंगल कोड में इक्वल लिखा है, डॉलर लिखा है, तो ये हमारे पास करेक्टर कांस्टेंट है। 5 भी अगर लिख देते हैं सिंगल कोड में, वो भी करेक्टर कांस्टेंट ही है, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या हैं, जो एक से ज़्यादा करेक्टर्स का कम्बिनेशन जो है उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है ना, ये लाजमी आप डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। कुछ भी हो सकता है, डबल कोट्स में लिख रहे हैं, इसमें हमने कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो लॉजिकली हम कर ही नहीं ना रहे। इट में कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स, कुछ भी हो जाएं, बस लिखे आपने डबल कोट में है, ठीक है। ये इसमें करेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट के हवाले से ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसकी एग्जांपल कोई जिस तरीके से ये यूनिक डबल कोट्स में लिखा है, फिर वो डायरेक्शन की बात है। तो डायरेक्शन जो है नॉर्मली जब आप टाइपिंग करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो रही है डबल कोट्स की, अदरवाइज़ जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो एक ही साइड पे ये डायरेक्शन होती है। इस बात को ज़हन में आपने रखना है, ये एरर नहीं है। ये नॉर्मली जब आप पेपर में आता है तो उसमें भी अगर इस तरह लिख रहा है तो आप ये वो लिख दें, ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ जो है ये एरर नहीं है, ठीक है। ये इस बात को माइंड में रखें। बात ये है कि डबल कोट्स में आपने एक ज़्यादा करेक्टर्स लिखे यूनिक, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल है 456। अब लिखा तो ये, लेकिन लिखा तो डबल कोट में है ना, वैसे आपने न्यूमेरिक लिखते तो डबल कोट क्यों लगाते, ठीक है। तो इसलिए 456 जो है स्ट्रिंग है। उसके बाद जो कोई एड्रेस आपने लिख दिया है, कोई भी एड्रेस हो सकता है, लिखा डबल कोट्स में, देखें इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी है, करेक्टर्स भी हैं, ये स्पेशल कॉमा भी आपने लगा दिया है, लिखा डबल कोट में है, तो ये इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा लॉजिकली।
उसके बाद अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कुछ ज़रा सा डिफरेंस जो है वो क्या है, वो इसमें ये है द पर्पस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज़ वेरी डिफरेंट। इसका मकसद, द मेन डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन के हवाले से में क्या फ़र्क है वेरिएबल और कांस्टेंट में। इट इज़ अ नेम मेमोरी लोकेशन, ये क्या है मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कहाँ बनता है हमारे पास मेमोरी में, तो उस ख़ास मेमोरी लोकेशन का नाम जो है उसको वेरिएबल कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, इट इज़ अ नेम्ड वैल्यू। वैल्यू जो आपने बताई है, वैल्यू क्या बताई 6, ये एक नेम्ड वैल्यू है, ठीक है। अब वो वैल्यू जो बनी कहाँ पे है, ठीक है, वो वेरिएबल के हिसाब से करेंगे। कांस्टेंट जो है नेम्ड वैल्यू। फिर यूज़, इट्स वैल्यू कैन चेंज वाइल अ प्रोग्राम इज़ रनिंग, जब प्रोग्राम चल रहा है तो इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट्स वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम वाइल अ प्रोग्राम इज़ रनिंग, प्रोग्राम जब चल रहा है तो उसकी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो हमने जो नंबर साइन डिफाइन से किया था वो क्या था, कांस्टेंट और कांस्टेंट मैक्रो, वो भी तो इसी की कांस्टेंट की एग्जांपल थी ना। वो बनाने के लिए हमने नंबर साइन डिफाइन यूज़ किया था। पाई की वैल्यू जो रखी थी वो कांस्टेंट थी, आप उसको यूज़ कर सकते थे लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जो मेन डिफरेंस जो है वो क्या है जी, द मेन डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग इज दैट ए कांस्टेंट इज सिमिलर टू ए वेरिएबल, उस तरह ही है, लेकिन इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस इट इज़ डिफाइंड। जब वो बना लिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वाइल अ वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स डाटा, और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे सी जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसी ने, इट हैज़ वेरियस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम पढ़ते रहेंगे, लूप्स, फंक्शंस, पॉइंटर्स। डिफाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर इनिशियल स्टेप। स्टार्ट में पहले हम इस तरफ चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप ही हम प्रोग्रामिंग हमारी पढ़ रही है ना। तो इसमें हमने जो है बेसिक स्ट्रक्चर देखा, स्टेप्स देखे, आइडेंटिफायर देखा, अब हम कांस्टेंट वेरिएबल्स की तरफ जा रहे हैं। फिर आगे जो हमारा टॉपिक बढ़ता जाएगा, कुछ ये चैप्टर का नाम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सी, ये बेसिक बातें करके फिर हम इन स्ट्रक्चर्स की तरफ चलेंगे। लेकिन इनिशियल स्टेप्स हैं कांस्टेंट वेरिएबल बनाना, कांस्टेंट रेफर्स टू अ फिक्स वैल्यू एंड कैन नॉट बी चेंज आफ्टर डिफाइनिंग। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल नाम है मेमोरी लोकेशन का, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। प्रोग्रामर कैन असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल एंड यूज दैट वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जब ईच वेरिएबल हैज़ अ स्पेसिफिक डाटा टाइप, अब जो वेरिएबल है उसकी टाइप होती है, ठीक है, कि किस किस्म का डाटा स्टोर कराना है तो किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। फिर आगे भी हमने इस लेक्चर में अब शुरू कर दिया है कि जी रेंज भी होती है कि किस किस्म का डाटा रखवाना है और किस रेंज में डाटा आप रखवा सकते हैं। ये भी रूल है, ये भी लॉजिकली आपको देखना होता है। तो ये जो टॉपिक जो हैं ये आगे डिटेल टॉपिक आ रहा है डाटा टाइप का, उसके हवाले से हम देखेंगे। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस माइंड में रख लें। तो ये हमारे पास जो है, अब स्टूडेंट जो बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया भी था कि ये चैप्टर 8, पहले चैप्टर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता था। अब मिलकर 8 और 9, मतलब ये नहीं है कि एक कोई इसके पार्ट्स हैं, इसमें पार्ट्स ए बी पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के नहीं होते। ये नहीं कि जी एक पार्ट 8 में से आता है, एक 9 में से, ऐसा नहीं है। कोई पार्ट्स इसमें नहीं होते। कंप्यूटर साइंस के पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस में पार्ट्स नहीं होते। तो उसमें क्वेश्चन जो है या तो चैप्टर 8 में से आता है या चैप्टर 9 में से आता है, ठीक है। और ये आपको बताया था कि जी हमारे पास रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल जो है ये हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर में। और आप जो है, आप जो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो आप सेकेंड ईयर में चले गए हुए हैं, आपका 20 में ये कोई फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ। तो अब नहीं हुआ तो सेकेंड ईयर वालों का भी पेपर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अब प्रीवियस ईयर की आपने पेपर अल्लाह के करम से 21 में देना है, तो उसमें 21 का प्रीवियस ईयर पेपर का 20 नहीं है, 19, 20 में तो पेपर ही नहीं ना हुए। तो इस हवाले से ये जो है 19 में ये क्वेश्चन आया, 20 की हम बात नहीं करेंगे। आप जब 21 में पेपर देंगे तो प्रीवियस 5 ईयर्स नहीं, टेक्निकली हम प्रीवियस 6 ईयर्स की बात करेंगे। बनेंगे 5 साल ही, क्योंकि 1 साल तो पेपर ही नहीं हुए। तो पिछले 6 सालों के पेपर्स हमने देखने होंगे, डिस्कस। और ये इंशाल्लाह ताला आप ये तैयारी करते रहें। और ये जो आपका टेस्ट जो अब होना है
ये चैप्टर नंबर 8 से आपका होगा और उसमें जो आपको ये लेक्चर्स दिए गए हैं उस लेक्चर्स पे आपको टॉपिक बताया जाएगा, तो उसी में से आप उसको देखें, क्योंकि MCQs हैं तो आप डीपली वो जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं उस पर तवज्जो करें, तो आगे जो टेस्ट आएगा उस टाइम इंशाल्लाह ताला नोट्स आ चुके होंगे। लेकिन मेहनत तो करनी ना, अब इतना ना आप मेहनत करें, इसमें देखें, ऐसा कोई इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, परेशान ना हो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन आपको जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उसको डीपली स्टडी करें, उसी में से आपके MCQ का टेस्ट होगा। वेरिएबल डिक्लेयर टू स्टोर एन इंटीजर कैन नॉट बी यूज टू स्टोर ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। देखें ना, ये लॉजिकली काम है। एक वेरिएबल जो है आपने INT टाइप का बनाया, इंटीजर टाइप का बनाया, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है। अब जाहिर है अब आप उसमें ये रियल वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू तो नहीं ना, डॉट की वैल्यू तो नहीं देंगे, डेसिमल प्लेसेस तो नहीं बताएंगे ना। अब जब जो होता है ना, अब पहले होता था कोडिंग की बात है, लेकिन अब कोडिंग अब जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था SDLC, अब उसमें पहले अब डिज़ाइनिंग तो करनी है ना आपने, पहले आप सोचें तो काम क्या करना है। ऐसे नहीं होता कि काम शुरू कर दिया जाता है, अब ऐसे नहीं होता कि प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं, सॉफ्टवेयर स्टार्ट करें और करना शुरू कर दें, हिट एंड ट्रायल करते रहें, ये लाइन लिखी एरर आ गया, हो ये नहीं हुआ, ये लाइन लिख दो, ये नहीं, ओह ये लिख दो, अच्छा चल गया, चलो चल गया। लेकिन इस तरह नहीं होता, इस तरह प्रोग्रामिंग नहीं होती। आपने लॉजिकली पहले सोचना होता है करना क्या है, फिर आपको उसको पेपर वर्क जो है जो भी स्टूडेंट करेगा उसको फ़ायदा होना, फिर उसको आप देखते हैं कि क्योंकि लॉजिक तो वही रहेगा ना। अगर लॉजिक जो है मेरा वही है, चाहे मैं C लैंग्वेज टूल में इस्तेमाल करूँ उस लॉजिक को, C+ में, जावा, पाइथन, जिसमें मर्जी करूँ, लॉजिक तो मेरा वही रहेगा ना। अब लॉजिक जो है वो मेरा वही है, आगे एनवायरनमेंट के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शन, उसके रूल्स आ जाएंगे, उस रूल्स को फॉलो करके मैं अपना लॉजिक अप्लाई कर दूंगा। तो इसलिए जो है अब हमने हिट एंड ट्रायल नहीं करना होता। इसलिए स्टूडेंट माइंड में रखें कि जिस तरीके से आपको वर्किंग करवाई जा रही है, जो आपको कमांड्स बताई जा रही हैं, वो लाजमी परफॉर्म करें, उसको लाजमी C लैंग्वेज के ये जो सॉफ्टवेयर है उसको लाजमी इस्तेमाल करें, तो फिर ही आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर आप ये स्लाइडें देखते रहेंगे या नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे वो देखते जाएंगे, वर्किंग आपने की नहीं, तो क्या मतलब है कि जिस तरह आप जो है ये भी माइंड में रख लें कि इसमें आप जो प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह मैथ है, क्या मैथ में आप ये कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है पिछले सालों में नहीं है, भाई मेथड तो वही है ना, मेथड की बात की जाती है। अगर आप वैल्यूज़ बदल देते हैं, वेरिएबल्स बदल देते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर ये क्वेश्चन आया नहीं, वही मेथड तो वही है ना। इसी तरीके से ये ज़हन में रख लें, सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चंस हैं पेपर्स में, बोर्ड में, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग से पहले आया नहीं। भाई आपको कमांड बताई गई, मेथड बताया गया, वर्किंग बताई गई, अब वेरिएबल्स बदल के या लॉजिक बदल के, कमांड्स तो वही है ना जो आपने पढ़ी हैं। तो इसलिए जिस तरह मैथ में जो है बहस नहीं कर सकते, इसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उसमें भी आप कोई नहीं कह सकते मेथड आपको आने का। मेथड कैसे होगा? जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मुख्तलिफ बातें उसकी आप सीखते रहते हैं। ठीक है, तो इस पर आप तवज्जो करेंगे। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप, अब ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेजर टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अब हम देखते हैं। अब जब भी अब हमने वेरिएबल्स बनाने हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि किस किस्म का काम हम इस वेरिएबल की मदद से लेना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो जिस तरह का काम आप करना चाह रहे हैं उसी टाइप का आप वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैं टॉपिक जो है डिटेल में आपको कर करके बार बार समझाऊंगा कि हमने वेरिएबल बनाना है। अब वेरिएबल बनाना है तो पहले सोचना तो है ना, वेरिएबल में मैंने किस तरह की वैल्यू रखवाना चाहता हूँ, किस तरह की वैल्यू रखवाई जा सकेगी, किस तरह की मेरी डिमांड है करंट, या किस तरह की आगे डिमांड हो सकती है। अब आप जो है ना, जब भी कोई सॉफ्टवेयर चलता है, जब भी कोई एनवायरनमेंट, वो मिनिमम से आगे फिर चलता है। यूज़र क्या होता है? यूज़र किसी भी एनवायरनमेंट के इस्तेमाल करने वाले थोड़े होते हैं, तो एवरेज हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसी भी एनवायरनमेंट की वर्किंग का पता उस टाइम चलता है जब उस पर लोड डाला जाता है। जब ज़्यादा यूज़र्स होते हैं फिर पता चलता है कि सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1, 2, 3 यूज़र्स हैं, अगर आप कंप्यूटर के बगैर भी कनेक्ट हैं तो 2-3 बंदों को तो फ़ोन कॉल के ज़रिए आप उनसे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखें, ये ऑनलाइन लेक्चर्स की बात आप कर रहे हैं। अब अगर टेस्ट होना है, अब टेस्ट होना है तो ज़ाहिर है आप इसी मेथड को
ये जो कनेक्ट करने का मेथड है उसी के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि ये आपका टेस्ट होना है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हैं। जब स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो क्या उनको मेल की जाए, उनको फ़ोन किया जाए तो पॉसिबल नहीं होता, तो फिर सेटअप के ज़रिए उनसे कांटेक्ट किया जाता है, क्योंकि अब ये मेथड बढ़ जाते हैं। तो अब किसी भी सिस्टम का ताकत का अंदाज़ा लोड पर होता है कि जी लोड जब इस पे ज़्यादा आया तो जिस तरीके से वर्किंग इसको कही, क्या वर्किंग वैसी ही होती रही, क्या वही आंसर प्रॉपर्ली को एबनॉर्मल वर्किंग तो नहीं हुई, कि एबनॉर्मल आंसर तो नहीं आए, कोई एरर तो नहीं आ गया, हार्डवेयर एरर, सॉफ्टवेयर एरर, लोड से पता चलता है। अब आप मोबाइल कनेक्शन अगर लेते हैं, ये सिम अगर आप कोई लेते हैं, नई नई कंपनी जब खुलती हैं तो स्टार्ट में क्या होता है कि जी हाँ जी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो शुरू में तो रिस्पॉन्स आना ही आना है, लेकिन जब यूज़र बढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि जो सेटअप जो है वो उस नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ने के साथ साथ जो है वो भी प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स सही दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो फिर पता चलता है कि जी हमारे पास कॉल ड्रॉप हो रही है, सिग्नल सही नहीं आ रहे। तो इसी तरीके से जब वेरिएबल्स बनाए जाते हैं तो वेरिएबल्स बनाते हुए डेफिनेटली ये सोचा जाता है कि मैं वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल का नाम क्या होगा, उसमें वो सारे आ जाएंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। फिर हम ये बात करेंगे कि वेरिएबल में किस किस्म का डाटा मैंने रखवाना है, किस किस्म का डाटा जो है मुझे आगे रखवाना पड़ सकता है, और मुझे किस रेंज में, एक रेंज भी तो रखनी है ना। सिर्फ जो है जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसकी लिमिट आती है। दुनिया में सिर्फ अल्लाह ताला जो है, अब दुनिया आखिरत जहाँ कहीं भी सिर्फ अल्लाह ही है कि जिसका वो अल्लाह वो स्टार्ट और एंड जो है वो कोई नहीं है, वो कोई जज ही नहीं कर सकता, वही अव्वल वही आखिर। और अव्वल और आखिर का लफ्ज़ भी हमने बनाया हुआ है, ये अव्वल आखिर हमारी डिक्शनरी के वर्ड्स हैं ना, तो अल्लाह ताला तो इससे सारी चीज़ें हैं, जो अल्लाह तो इससे बाला है। तो अब जो है जब वेरिएबल बनाएंगे तो लेकिन सोचना है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको ये कुछ टेबल में बताया जा रहा है कि जी आपने क्या न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी विदाउट डेसिमल पॉइंट, के रियल वैल्यू स्टोर करनी है, क्या आपने लार्ज रियल वैल्यू स्टोर करनी है, आपने करेक्टर टाइप डाटा स्टोर करना है। तो ये अब डाटा टाइप होंगी, आगे मज़ीद टाइप और उसकी आगे सब टाइप्स मज़ीद टॉपिक आएगा जो हम देखते जाएंगे। इंटीजर टाइप क्या होता है, रियल टाइप क्या होता है, करेक्टर टाइप डिटेल में, उसकी आगे भी सब टाइप्स देखते जाएंगे। तो ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, उसके वाले से हमें देखना होता है। इसके स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग डिफाइंस ए सेट ऑफ वैल्यूज़। ये इस टॉपिक के ज़रिए हमें पता चलेगा कि वैल्यूज़ की कौन कौन सी हो सकती हैं और किस किस्म के काम किए जा सकते हैं ऑन दोज वैल्यूज़। ये जो लाइन है इसको कि जी किस तरह की वैल्यूज़ आपने रखवानी और किस तरह के काम करने, उसके हवाले से फिर डाटा टाइप आप सेट करेंगे कि वेरिएबल जो है इस टाइप का होगा, क्योंकि इसमें ये मैंने वैल्यूज़ रखवाने की ज़रूरत पड़ेगी या ये काम मैंने करने होंगे। तो अब इसके लिए यही डाटा टाइप मुनासिब है, इस टाइप का वेरिएबल बना लो। ठीक है, तो ये बातें। सी प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स which allow the programmer to select the appropriate type for the variable to set its value। और ये सोचा जाता है, ये आगे डिटेल हम देखेंगे कि फिर हम देखेंगे कि जी किस किस्म की वैल्यूज़ क्या रेंज है, उसकी क्या काम हमें करना है। तो ये टाइप सही रहेगी। तो ये पहले जज किया जाता है, ना सिर्फ करंट वर्किंग लेकिन फ्यूचर वर्किंग का भी अंदाज़ा किया जाता है। फिर वेरिएबल की टाइप रखी जाती है, फिर वर्किंग की जाती है। ये गलत बात है, ये लॉजिकल डिज़ाइन आपने सही नहीं किया, स्ट्रक्चर सही डिफ़ाइन नहीं किया, आर्किटेक्चर सही डिफ़ाइन नहीं किया कि वेरिएबल बना दिया, बाद में कहो हो यार ये तो गलती हो गई। तो फिर क्या मतलब है, एक बिल्डिंग जब आप बनाते हैं तो दीवारें आपने खड़ी कर दी, बाद में कहो ये मैंने इधर नहीं करना था वो नहीं, तो क्या करेंगे, दोबारा स्ट्रक्चर गिरा देंगे फिर दोबारा बनाएंगे। अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, नहीं हो सकती तो फिर तो इसका मतलब है हमारा वो स्ट्रक्चर वो डिज़ाइन ही गलत है। ठीक है, कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं उसमें फिर आगे अमेंडमेंट करके कोशिश की जाती है कि इतना खर्चा हो चुका हुआ है। तो इस तरह प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही। The data type in C programming language is the collection of data with values having fixed meaning as well as characteristic. Some of them are an integer, floating point or character. C program may need to process different type of data. Each data type requires different amount of memory. अब वो जो हम बात कर रहे हैं कि जब वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेमोरी भी एलोकेट की जाती है। तो अब कितनी मेमोरी जो है वो रिक्वायर है, तो बेटर मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि अब बात आपसे की है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि जो है
एफिशिएंट प्रोग्रामिंग जो है उसकी बात की जाती है कि अब सिर्फ इसी से गुजारा नहीं होता। सॉफ्टवेयर हाउस में सिर्फ प्रोग्राम बना देना मकसद नहीं है, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग है कि हमारे पास रिस्पांस भी फास्ट रहे। ठीक है। ईच डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा टाइप्स। हमारे पास जो है INT टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, ये स्टोर रियल वैल्यूज़। अगर आप ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ आपने रखनी है तो फिर आप ये डबल टाइप करेंगे। फिर करेक्टर जो है करेक्टर टाइप के लिए यूज़ की जाएगी। अब उसमें हमारे पास जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं, मेजर कैटेगरी स्टैंडर्ड डाटा टाइप, यानी ऐसी डाटा टाइप जो एनवायरनमेंट ने आपको प्रोवाइड की हैं, आप उसी एनवायरनमेंट को यूज़ करते हो। जो डाटा टाइप्स प्रोवाइड की गई हैं उसी डाटा टाइप्स में से आप डाटा टाइप सेलेक्ट कर लें वेरिएबल बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डाटा टाइप। हमारी इस डिग्री में जो डाटा टाइप्स हमें प्रोवाइड की गई हैं स्टैंडर्ड, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे इस डिग्री में। अगली डिग्री में जाकर हम कोई अपनी डाटा टाइप्स बना सकेंगे और फिर उसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये सेकंड ईयर में सिर्फ स्टैंडर्ड डाटा टाइप की ही बात की जाएगी। अब ये सी लैंग्वेज डिफाइंस सम स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। डाटा टाइप दैट इज प्री डिफाइंड इन द सी लैंग्वेज इसको स्टैंडर्ड डाटा टाइप कहा जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड डाटा टाइप, ये INT, ये वर्ड अब ये एग्जैक्ट वर्ड चल रहा है, INT, फ्लोट, डबल, CHAR करेक्टर, ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स है। आगे डिटेल में भी हम देख रहे हैं। ठीक है। तो ये उसके बाद हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो इस डिग्री में शामिल नहीं है। लेकिन सी अलाउ करता है, अलाउ द यूज़र डेवलपर टू डिफाइन हिज ओन डाटा टाइप नोन एज यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। हम बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी इस डिग्री में शामिल नहीं है। इसको हम नेक्स्ट डिग्री में ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ये टॉपिक था जिसमें हमने बात की कि अब डाटा टाइप की हमने कांस्टेंट की बात की। अब देख लें, ये अभी थ्योरी के टॉपिक चलेंगे अगले लेक्चर, एक दो लेक्चर्स में थ्योरी के टॉपिक आएंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं है। ये देखें, ये तो थ्योरी है ना। अब आपने सोचा है ये डिज़ाइनिंग आपको बताई जा रही है। डिज़ाइनिंग में तो आपको मुख्तलिफ लॉजिक्स बताए जा रहे हैं ना। जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फिर हम उसको देखेंगे। तो अब डाटा टाइप का जो टॉपिक जो है ये प्योर एक थ्योरी का टॉपिक है। जब इसको आगे यूटिलाइज़ कर दिया जाएगा, जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है आगे मुख्तलिफ ऑपरेटर्स का टॉपिक है, वो जब हम देखेंगे तो फिर उसका यूटिलाइजेशन इसमें डाटा टाइप की आती जाएगी। लेकिन ये जो है अब 2-3 लेक्चर जो हमारे पास ये डाटा टाइप से रिलेटेड होंगे, डिटेल हैं, इस पर आप तवज्जो करेंगे। हमने कांस्टेंट देखा। अब कांस्टेंट जो है वो बनाया कैसे जाता है, वो नंबर्स एंड डिवाइन से हमने कर लिया। ठीक है। तो जितने हमारे अब डिग्री में शामिल है उसको मेथड को यूज़ करके हम कांस्टेंट बनाएंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब ये डाटा टाइप का है। अब उसमें हमारे इस सेकेंड ईयर में सिर्फ हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप की बात ही करेंगे। जो पहले से डाटा टाइप्स बताई गई हैं, जो अवेलेबल हैं, उन्हीं को यूज़ करके हम वेरिएबल बनाएंगे। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप इस डिग्री में शामिल नहीं है। वो अगली डिग्री में आप टाइप बना सकते हैं। वो अगली डिग्री के टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ये आज के टॉपिक्स थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर जो है अब डाटा टाइप जो है ये हमारे पास इंटीजर जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रियल है उसमें कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, करेक्टर है तो फिर उसमें क्या हो सकता है, तो ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो स्टूडेंट अब आप जो है थ्योरी 1-2 लेक्चर में देखें, टेस्ट की आप तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा, नोट्स आ जाएगा तो और बेटर हो जाएगा। अल्लाह ताला करम करे। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।